Hello all my dear students, welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ड। और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैलेड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने RPSC सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू किया था। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने जो आपका लिटरेरी फॉर्म्स हैं उसके अंदर जो पोइट्री का सेक्शन था लिटरेरी फॉर्म्स, हमने पहले क्लास फर्स्ट के अंदर सोनेट को पढ़ा, फिर क्लास सेकंड के अंदर एलेजी, नंबर थर्ड में ऑड, और लास्ट क्लास हमारी थी एपिक पर। आज की हमारी जो क्लास नंबर फिफ्थ रहेगी वो रहेगी बैलेड के बारे में। ये क्लास रीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए PTET का एग्ज़ाम, CTET का एग्ज़ाम हो गया, RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और TGT PGT जहाँ पर आपका इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट बनता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास रहेगी क्लास नंबर 6, हम उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करेंगे। इसके बाद हमारी जो लिटरेरी फॉर्म्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू RPSC सेकंड ग्रेड सिलेबस। हम इसके बाद में बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जैसे बात करने वाले हैं बैलेड के बारे में। बैलेड क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, सारा कुछ हम डिटेल में इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड के अंदर बताएंगे कि व्हाट इज़ बैलेड, बैलेड है क्या। देखिए, मैंने जितनी भी पिछली जो वीडियोस बनाई है उनको आपकी जो बुकिश लैंग्वेज है उसको बताने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बताना चाहूँगा कि बैलेड है क्या। जो आजकल आप सॉन्ग सुनते हो, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिंदी है, मराठी, गुजराती, जो भी है, वो सारे के सारे सॉन्ग बैलेड हैं। बस ये है इसकी डेफिनेशन। यानी कि आज के टाइम पे जो आप गाने सुनते हो वो ही आपका बैलेड है, एक प्रकार का सॉन्ग। चलिए अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है। द वर्ड बैलेड इज़ ऑफ फ्रेंच प्रोविनेंस, यानी कि जो वर्ड है बैलेड ये आया था फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच लैंग्वेज से निकल के आया था, क्योंकि बैलेड को ज़्यादातर पहले लिखा गया वो फ्रांस के अंदर लिखा गया। बैलेड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म चैंसम बैलेडी, ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। हो सकता है मैं इसको करेक्टली प्रोनाउंस ना कर पाऊँ क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज है। विच मीन्स डांसिंग सॉन्ग। अब इनका मतलब क्या था? बैलेड का मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रेंच लैंग्वेज था डांसिंग सॉन्ग्स, यानी कि ऐसे गीत जिन पर आप डांस कर सकते हो। ए बैलेड इज ए नरेटिव पोइम, तो ये एक नरेटिव पोइम होती है। दैट ओरिजिनली वॉज सेट टू म्यूज़िक, जिसको ओरिजिनली किसके लिए सेट किया जाता है? म्यूज़िक के साथ, यानी कि ताकि आप उसको म्यूज़िक के साथ गा सको। म्यूज़िक रहेगा, गाना रहेगा, तभी तो आप डांस कर पाओगे। तो आज के जो सॉन्ग्स आप उससे कंपेयर करते जाना। इट हैज़ फर्स्ट क्रिएटेड इन मिडाइवल फ्रांस, तो मिडाइवल जो फ्रांस का टाइम था, फ्रांस से ये इन्वेंट की गई थी, क्रिएट हुई थी बैलेड। डेफिनेशन ऑफ बैलेड, बैलेड की डेफिनेशन क्या है? ए बैलेड इज ए नरेटिव पोइम दैट ओरिजिनली वॉज सेट टू म्यूजिक। बैलेड्स वर फर्स्ट क्रिएटेड इन मिडाइवल फ्रांस and the word ballad come from the French term chasm balladi, which means dancing song. Ballads then became popular in Great Britain. तो पहले ये नरेटिव पोइम है, म्यूज़िक के लिए इसको सेट किया जाता था, और मिडिवल फ्रांस से इसको उद्गम माना जाता है। और ये वर्ड फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब था डांसिंग सॉन्ग। फिर ये पॉपुलर हो गई ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एंड रिमेंड सो अंटिल द 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी तक वहीं पर रही। क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं रोमांटिक एज जब शुरू होती है तो रोमांटिक एज की शुरुआत ही होती है लिरिकल बैलेड्स से। अब लिरिकल बैलेड किसने लिखी थी? 1798 के अंदर ST कॉलरिज और उनके फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उसमें नेचुरल पोइम्स थी लिरिकल बैलेड के नाम से। तो 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है रोमांटिक एज वो भी शुरू हुई थी, उसकी बुक का नाम भी लिरिकल बैलेड है। लिरिकल वही होते हैं जिसके अंदर आप जिसको गा सकते हो, ठीक है, लिरिक यानी कि सॉन्ग, म्यूजिक वगैरह।
द मीनिंग हैज़ चेंज समबट इन प्रेजेंट डे टू रेफर टू एनी स्लो लव सॉन्ग। आजकल थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो चुका है क्योंकि आप बहुत प्रकार के सॉन्ग्स देखते हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड, बैलेड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, अब ये यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेड। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, या फिर वो पूछ लेगा इनमें से कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक है। बैलेड इज ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। तो बैलेड के अंदर एक नरेटिव पोइम है तो उसके अंदर कोई ना कोई कहानी को नरेट किया जाता है वर्ड्स में। इट्स यूनिवर्सल अपील, अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं कि किस पर ये बैलेड लिखी जाएंगी, किसी भी टॉपिक पर बैलेड लिखी जा सकती है। जैसे आजकल आप बहुत प्रकार के सॉन्ग्स देखते हो। यूज़ ऑफ कॉलिकल लैंग्वेज, तो नॉर्मल जो भाषा है, बोलचाल की भाषा का इसके अंदर यूज़ होता है। ये नहीं कि कोई हार्ड लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की जाएगी। आमतौर पर जो लोगों की भाषा है, क्योंकि सॉन्ग है तो सॉन्ग लोगों के अंदर पॉपुलर वही रहेंगे जैसी भाषा होती है। अब थोड़ा एंशाइंट टाइम में जाओगे तो जिस प्रकार की लैंग्वेज थी उस प्रकार के सॉन्ग बनते थे। आजकल जैसा ज़माना है वैसे ही सॉन्ग, उनकी लैंग्वेज वैसी ही है। जैसे आजकल क्या है कि जैसे पंजाबी सॉन्ग सुनते हो तो पंजाबी के अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड मिक्स किए जाते हैं, कुछ हिंदी के मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि आजकल कल्चर ऐसा है। तो ये होती है कॉलिकल लैंग्वेज, यानी कि लोगों के बोलचाल की भाषा। बैलेड हैज़ एन अब्रप्ट एंड अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग, तो स्टार्टिंग कैसे भी कर सकते हो, कोई इसके अंदर खास बात है नहीं। देयर आर नो एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट सराउंडिंग, सराउंडिंग की कोई भी डिटेल जानकारी इसके अंदर नहीं दी जाती। डिटेल्ड जानकारी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाओगे तो वो एपिक बन जाएगी। क्योंकि जैसे एपिक हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो भी नरेटिव पोइम थी, वो लेंथी थी, स्टोरी उसके अंदर भी थी, बस उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। डिटेल सराउंडिंग के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है। बट हमारे बैलेड के अंदर बैलेड छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो इसके लिए डिटेल आप सराउंडिंग में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती। डायलॉग इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बैलेड, डायलॉग्स की बात की जाती है, डायलॉग्स के जरिए बैलेड को दिखाया जाता है, इसके डायलॉग यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऑफ बैलेड स्टेंजा, इसके अंदर एक बैलेड स्टेंजा का यूज़ किया जाता है। हम आगे बताएंगे बैलेड स्टेंजा क्या होता है। मेनली 4 लाइन का स्टेंजा इसके अंदर यूज़ किया जाता है, कई बार 6 भी हो जाते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है। मीटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि मीटर रिदम बनाने के लिए ज़रूरी है, राइमिंग स्कीम रिदम बनाने के लिए ज़रूरी है। रिदम और मीटर रहेगा तभी तो वो लिरिक बन पाएगी, तभी तो उसको गाया जाएगा। ये जो आप लय और ताल बोलते हो, पंजाबी जो भी सॉन्ग सुनते हो कहते हैं इसकी लय बढ़िया है, इसकी ताल बढ़िया है, क्योंकि तभी तो उस पर डांस कर पाएंगे। अगर कोई लय और ताल ही नहीं है तो आप डांस कैसे कर पाओगे। यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सुपर नेचुरल यानी कि हमने एपिक में बात की थी, गॉडिया यानी गॉड, भगवान, भूत प्रेत, जादुई, ये सारी बातें कर सकते हो क्योंकि सॉन्ग है। आजकल आप सुनते हो ना सॉन्ग के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, क्या वो रियल में होती है? नहीं होती, क्योंकि हम सॉन्ग को सिर्फ इंजॉय के लिए, डांस करने के लिए बनाया जाता है। आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर दिया गया है, सीधा पॉइंट में पढ़ देता हूँ इसके। पहली बात तो यह कि सिंपल लैंग्वेज का यूज़। सम बैलेड्स, स्पेशली ओल्डर ट्रेडिशन बैलेड, वर कंपोज्ड फॉर ऑडियंस ऑफ नॉन स्पेशलिस्ट हीरर, यानी कि रीडर्स। जो पुरानी जो ट्रेडिशन के अंदर जो बैलेड चलती थी, वो जो लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा जिनको ज्ञान नहीं था, भी ये क्या ताल क्या होती है, लय क्या होती है, शब्दावली क्या होती है, हार्ड वोकैबुलरी क्या होती है, नहीं, वो सिंपल कॉमन लोगों के लिए लिखा जाता था ताकि वो सिर्फ डांस कर पाएँ, नाच पाएँ, धुन पे नाच सकें। इसलिए उसकी लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज, उन्हीं की बोलचाल की भाषा यूज़ की जाती थी। देयरफॉर दे फीचर लैंग्वेज दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड विदाउट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और रिपीटेड रीडिंग, ताकि वो सीधा उसको इंजॉय कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, ना कि उनको स्पेशल कोई स्पेशल लर्निंग करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उनकी लैंग्वेज में लिखा गया गीत, ट्रेडिशन के अंदर ऐसी बैलेड चलती थी। स्टोरीज, बैलेड टेंड टू बी नरेटिव पोइम्स दैट टेल्स स्टोरी और अपोज टू लिरिक पोइम। तो इसके अंदर क्या है कि एक कहानी बताई जाती है, तो कहानी का फ्लो इसके अंदर चलता रहता है नरेट करने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टोरीज इसके अंदर बताई जाती है। नंबर 3 है बैलेड स्टेंजा, जैसे मैंने आपको पहले बात की थी, बैलेड स्टेंजा। द ट्रेडिशनल बैलेड स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन राइम्ड,
जो ट्रेडिशनल थी बैलेड थी उनके अंदर 4 लाइन स्टेंजे को यूज़ किया जाता था। आप उसको क्वार्टर भी कह सकते हो, जैसा सोनेट के अंदर हमने देखा था शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर। ठीक है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती थी? ए बी सी बी, फॉर सम टाइम कभी कभी ए बी, एक की इज डेट इज सेकंड द फोर्थ लाइन राइम, मतलब कि वो लाइन आगे वाली उसको राइम करने के लिए बन जाती थी। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हैव 4 स्ट्रेस वाइल द सेकंड एंड फोर्थ हैव 3। अब ये स्ट्रेस की बात यानी कि वही मीटर, तो इसके अंदर ज़्यादा आपको 2 प्रकार का मीटर देखने को मिलता था। आइम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रा मैंने बताया था 4 लाइन, सोनेट की वीडियो में बात की थी कि टेट्रा क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोनो यानी कि 1, डाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3 और टेट्रा यानी कि 4 और पेंटा यानी कि 5। तो आपने सुना होगा मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, ऐसे पेंटामीटर। इसके अंदर टेट्रामीटर का यूज़ और ट्राईमीटर का यूज़ किया जाता था, वो भी आइम्बिक। आइम्बिक यानी कि पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन से मीटर, आइम्बिक टेट्रामीटर, आइम्बिक ट्राईमीटर, और वो भी कौन कौन सी लाइन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, पहली और थर्ड लाइन उसके अंदर क्या था, आइम्बिक टेट्रामीटर, और सेकंड और फोर्थ लाइन आइम्बिक ट्राईमीटर, ट्राई यानी कि 3 वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मीटर कौन सा यूज़ किया जाता था, और क्वार्टर 4 लाइनों का स्टेंजा, उसकी राइमिंग स्कीम पूछ सकता है, ए बी सी बी या फिर ए बी। आगे है रिपीटिशन। देखो आप सॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग के अंदर एक मेन लाइन होती है ना, जो बार बार रिपीट करते हैं, जो कहते हैं कि तो मेन हुक लाइन होती है। कोई गाना आगे कहते हैं वो वाला सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग पंजाबी उठा लो, कोई हिंदी सॉन्ग देख लो, उसकी जो मेन लाइन है जो हर एक स्टेंजा के बाद में रिपीट होती है, उसको बोलते हैं रिपीटिशन, और स्पेशली उसको बोलते हैं लिटरेचर के अंदर रीफ्रेन। देखिए आगे हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की, तब वहाँ पे ये काम में आएंगी चीज़ें कि रीफ्रेन क्या होता है। तो रीफ्रेन और रिपीटिशन, ए बैलेड ऑफन हैज़ ए रीफ्रेन, ए रिपीटेड सेक्शन दैट डिवाइड्स सेगमेंट ऑफ द स्टोरी। मैनी बैलेड्स ऑल्सो एम्प्लॉय इंक्रीमेंटल रिपीटिशन इन विच ए फ्रेज, ओके जो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधी सी बात है कि जैसे कोई स्टेंजा चल रहा है, स्टेंजा में 4 लाइनें आ गई, तो जो फोर्थ वाली लाइन थी वो सभी के अंदर होती थी, या फिर कोई एक लाइन कह दो या फिर कुछ फ्रेज कह दो। जैसे कोई भी पंजाबी सॉन्ग आप सुनिए, उसकी जो मेन लाइन है बार बार रिपीट होती है, वही था, उसको कहते हैं रीफ्रेन। तो आज के बाद में ऐसे याद रखना कि जब कोई पंजाबी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग पंजाबी है चाहे हिंदी है चाहे कोई उर्दू मराठी जो भी है, उसको सुनो, उसकी जो मेन लाइन है जो बार बार रिपीट होती है उसे रीफ्रेन कहते हैं, रीफ्रेन। फिर आगे बात आती है डायलॉग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टोरी है तो डायलॉग की बात की जाती है। एज यू माइट एक्सेप्ट इन नरेटिव जर्नल बैलेड्स ऑफन इनकॉर्पोरेट मल्टीपल कैरेक्टर्स इनटू देयर स्टोरीज। तो बस इतनी सी बात है कि इसके अंदर डायलॉग की बात की जाती थी। नंबर आगे है थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन इसके अंदर की जाती है, जो वो ऑप्शन के अंदर आपको दे सकता है क्वेश्चन पूछने वाला कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव नरेशन इसके अंदर किया जाता है। तो कीप रिमेंबर गाइस, थर्ड पर्सन। बैलेड नरेट्स यूजुअली डू नॉट स्पीक इन द फर्स्ट पर्सन, यूजुअली स्पीकिंग एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। दे ऑफन डू नॉट कमेंट ऑन द रिएक्शन टू द इमोशनल कंटेंट ऑफ बैलेड। तो सीधी सी बात है कि थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैलेड को गाया जाता है या फिर लिखा जाता है। अब आप इसको शॉर्ट के अंदर समझने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे याद रख सकते हो, और चीज़ याद रहे ना रहे। ए सिंपल नरेटिव पोइम में फ्यू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ए स्ट्रॉन्ग रिदम और राइम इसके अंदर फॉलो की जाती है। रिपीटेड सेक्शन कॉल्ड रीफ्रेन, ध्यान रखना रीफ्रेन कहते हैं। डिवीजन इनटू वर्सेस, नाउन्स टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, वर्ब्स टू डिस्क्राइब एक्शंस, जो वर्ब है वो उसके एक्शन को दिखाती है, जो भी इसके अंदर जो कैरेक्टर है उसके, क्योंकि कहानी को बताने के लिए। एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब नाउन्स, अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ एडजेक्टिव्स का भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि लिटरेचर के अंदर कितने प्रकार की बैलेड जो फेमस है हमें उनको देखना है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ बैलेड, देखिए बहुत प्रकार की बैलेड आपको मिलेगी।
सिंपली मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि जो पंजाबी सॉन्ग है या कोई बागड़ी सॉन्ग है, मारवाड़ी है, हरियाणवी है, हिंदी है, मैं आपसे पूछूं बताइए कितने प्रकार के सॉन्ग हैं? तो आप कहोगे ये तो बहुत प्रकार के हैं, पंजाबी सैड है। क्या मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत प्रकार के हैं। सेम चीज़ है बैलेड के लिए। इंग्लिश के अंदर बहुत प्रकार की बैलेड आपको देखने को मिल जाएंगी, बट मेनली दो कैटेगरी के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लिटरेरी बैलेड और ट्रेडिशनल या फिर कह दो फोक बैलेड। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ आगे पढ़ने से पहले। देखिए, ट्रेडिशनल और जो फोक बैलेड है, यानी कि पुरानी ट्रेडिशनल से जो चली आ रही हैं, उनकी खास बात ये है कि हाँ, वो बैलेड किसने लिखी पता नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर लोग लिखते नहीं थे, जस्ट ओरली बोलते थे, गाते थे। ठीक है, जब आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में ओरल लिटरेचर फेमस था। लोग अपने योद्धाओं की, महान लोगों की गाथाएं अपने जब कहीं जाते तो गाते गाते आते जाते गाते थे, लिखते नहीं थे, रिटन नहीं था, सिर्फ ओरल था। इसलिए जो ट्रेडिशनल बैलेड्स हैं या फोक बैलेड कह दीजिए, वो उनका राइटर, उनका पोइट कौन है ये पता नहीं है। तो लिटरेरी बैलेड कौन सी है? जो बाद में लिखी गई, प्रेजेंट टाइम में, जिनका हमें पोइट पता है कि ये किसने लिखी है। अब मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, जैसे कि लिटरेरी बैलेड। लिटरेरी बैलेड इज एन इमिटेशन ऑफ द फोक बैलेड। तो जो फोक बैलेड थी उनकी नकल करके लिखी गई हैं। वो तो आजकल भी आप देखते हो, कोई सॉन्ग, कोई पुराना कोई गीत था, उसकी तर्ज पर, उसकी टोन लेकर आजकल कुछ नए प्रकार के सॉन्ग बनाए जाते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू बैलेड इन द ऑथरशिप। तो फर्क, डिफरेंस क्या, सिर्फ ऑथरशिप का, कि लिखा किसने है। द ऑथर ऑफ लिटरेरी बैलेड इज नॉन पर्सनैलिटी, जिसको आप जानते हो वो होता है, यानी कि लिटरेरी बैलेड का पोइट हमें पता होता है, लिखने वाले का पता होता है कि किसने लिखी है। सॉरी। वाइल द कॉमन मैन, ओके, जैसे कि सैमुअल कॉलरिज, एसटी कॉलरिज नाम सुना होगा आप लोगों ने, और विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट आर वेल नोन पोइट्स ऑफ बैलेड। तो एसटी कॉलरिज की, इसकी तो बहुत ही फेमस बैलेड है, एनशाइंट मैरिनर, द राइम ऑफ एनशाइंट मैरिनर, जो मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक एज की शुरुआत होती है 1798। एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम रखा था लिरिकल बैलेड। उस लिरिकल बैलेड में आपको एसटी कॉलरिज की, सैमुअल टॉयलर कॉलरिज की पोइम मिलेगी जिसका नाम है द राइम ऑफ एनशाइंट मैरिनर, और वो बैलेड है जो कि बहुत ही फेमस है। आपको आपके आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल पे या पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। वो जो एनशाइंट पूरे समुद्र की यात्रा करते हैं उनकी कहानी है। वर्ड्सवर्थ एंड जॉन, अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिरिकल बैलेड लिखी तो उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की भी लिरिकल बैलेड्स हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखना। क्वेश्चन ये है कि जो लिरिकल बैलेड है उसके टोटल पोइमें कितनी हैं, उन पोइमों में एसटी कॉलरिज की कितनी पोइमें हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी पोइमें हैं, जो बुक थी ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। जॉन कीट आर वेल नोन पोइट ऑफ बैलेड, ओके। जॉन कीट की जो फेमस बैलेड है ला बेल्स डैम सेंट्स मर्सी इज रिमार्केबल बैलेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसको तो नोट ही कर लेना। जॉन कीट की सबसे फेमस बैलेड ला बेल डैम सेंट्स मर्सी, ये अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैच करने के लिए दिए थे, उसके सामने एक ऑप्शन ये भी था, मैच करना था कि कौन सी पोइम किसने लिखी है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। नंबर सेकंड जो था ट्रेडिशनल और फोक बैलेड। ट्रेडिशनल और फोक बैलेड जो पुराने, जिनका हमें पता नहीं कि लिखी किसने है। दिस टाइप ऑफ बैलेड वॉज डेवलप्ड बाय अननोमिनस, यानी कि लिखने वाले का पता ही नहीं है, इन द एंशाइंट टाइम एंड द हैंडेड डाउन टू नेक्स्ट जनरेशन। बस पहले किसी ने गा दी, आगे इसकी जनरेशन आगे से आगे गाते रहे, बट ओरिजिनली लिखा किसने ये पता नहीं है। इट हैज़ नो रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में नहीं है। इट इज़ वर्बल फॉर्म ऑफ पोइट्री, सिर्फ वर्बल, सिर्फ बोल बोल के गाते थे वो लोग। वी कैन फाइंड द चेंज इन दिस टाइप ऑफ बैलेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एंड ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशंस। अब धीरे धीरे उनके कुछ चेंजेस आते गए। ठीक है, तो दो प्रकार की, कौन कौन सी, लिटरेरी बैलेड और ट्रेडिशनल बैलेड। लिटरेरी बैलेड के एग्जाम्पल, क्योंकि एनशाइंट का तो पता ही नहीं है किसने लिखी है। ठीक है, उनको तोड़ मरोड़ कर जो लिखा गया लिटरेरी बैलेड बन गई। उसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स, सम 19th सेंचुरी पोइम्स इज बैलेड।
19वीं शताब्दी के। 19th सेंचुरी के लिटरेचर को दो पार्ट के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। पहला रहेगा आपका रोमांटिक एज, जो कि लिरिकल बैलेड के साथ शुरू हुई थी, और दूसरा रहेगा आपका विक्टोरियन एज। तो इसके अंदर विलियम ब्लैक की आपकी बैलेड है, उसका नाम है द टाइगर। 6 क्वार्टेरियन, यानी कि 6 क्वार्टेरियन है। इसका मतलब कि क्वार्टेरियन मैंने बता दिया 4 लाइनों का स्टेंजा, तो 4 लाइनों के 6 स्टेंजे हैं इसके अंदर। इन राइम्ड कपलेट, उसके अंदर कपलेट यूज़ की गई है, जैसे ए बी बी सी सी ऐसे करके ए बी बी ऐसे कपलेट का यूज़ किया गया है। ट्रॉकी मीटर का यूज़ किया गया है। बीट फॉर द टाइगर इन द सिमेंट्री। ओके, 7 और 8 सिंबल्स ईच लाइन, ये उसके अंदर उसका बता दिया कि इसके अंदर क्या कुछ है। सैमुअल टॉलर कॉलरिज बता दी मैंने आपको, एसटी कॉलरिज की फेमस है द राइम ऑफ द एंशाइंट मैरिनर। इसको तो एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है। समटाइम 6 लाइन। अब इसमें कोई ना कोई कुछ स्टेंजा मिलेंगे 6 लाइन के, कुछ मिलेंगे इंटरनल रिदम इसके अंदर मिलेगी। इंटरनल राइम क्या होती है? जब खुद ब खुद बीच में एक स्टेंजा के अंदर जो राइमिंग फ्लो करती है वो होती है इंटरनल राइम। वो वाली नहीं जो लास्ट में आप देखते हो ए बी बी सी सी, वो नहीं, इंटरनल। हम लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर उनको देखेंगे डिटेल के अंदर। और जॉन कीट की मैंने आपको बता ही दिया, लव वेल डैम सेंस मर्सी। सम फेमस बैलेड कुछ और, द बैलेड ऑफ पर्सी ऑरियली बाय जेम्स जॉयस। तो जेम्स जॉयस की फेमस बैलेड है भाई। अब जेम्स जॉयस की बायोग्राफी मैंने आपको अपने चैनल पर करवा रखी है, क्योंकि +2 लिटरेचर के अंदर इसकी फेमस स्टोरी है, तो उस पर मैंने स्टोरी से पहले मैंने इसको बायोग्राफी करवाई थी। तो आप जेम्स जॉयस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के अंदर बना हुआ है, बायोग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो बायोग्राफी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बॉर्डर बैलेड बाय सर वॉल्ट स्कॉट, डेनिका ए बैलेड बाय रॉबर्ट साउदे, द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट। बहुत ही बड़ी बैलेड जो पढ़ने से हर एक स्टूडेंट डरता है, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक कन्फर्म मेरे को याद नहीं, शायद 833 लाइनें हैं आई थिंक, और ज़्यादा थी, पर टी.एस. इलियट ने एजरा पाउंड के कहने पर थोड़ी लाइनें कम कर दी थी। बहुत ही लेंथी पोइम है टी.एस. इलियट। अभी आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर के अंदर, 14 अक्टूबर 2022 को, इंग्लिश लिटरेचर का। उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि टी.एस. इलियट कौन से जनरेशन के पोइट हैं? तो इसका आंसर था पोस्ट मॉडर्न एज, क्योंकि इन्होंने विक्टोरियन एज के बाद में लिखना शुरू किया था। मॉडर्न एज पर ही है सारी की सारी पोइट्री। द वेस्टलैंड, जिसके 5 पार्ट हैं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर, ये आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की किताब इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, उसमें मिल जाएगी आपको। ऑल द वर्ड इज ए स्टेज, यहाँ पे गलती है, इज आएगा, ऑल द वर्ड इज स्टेज, विलियम शेक्सपियर। ये बैलेड है, और ये बैलेड कहाँ से ली गई है ये भी आपको बताना होगा कि विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है। चलो बता देता हूँ, एज यू लाइक इट, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस में है। एज यू लाइक इट, आपको ये बताना है कि ये जो बैलेड है ये गाई किसने थी। उस प्ले के अंदर उसका प्ले का एक करेक्टर है, उसने इस बैलेड को गाया था, इस बैलेड को। ऑल द वर्ड इज स्टेज, ठीक है। इसके अंदर 7 स्टेजेस बताई गई है लाइफ की। राइम ऑफ द एंशाइंट मैरिनर, एस टी कॉलरिज। इससे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। द राइम ऑफ द एंशाइंट मैरिनर, इसमें एक वर्ड का जिक्र होता है, एक पक्षी, एक चिड़िया, जिसको वो लोग मारते हैं, उसका वो शिकार कर देते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये कुछ हमारे ऊपर काला जादू वगैरह हो चुका है शायद इस पक्षी के कारण। उस पक्षी का नाम आता है, आपको उस पक्षी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो पक्का ही आपको पता होगा, वरना आप कहीं से भी देखकर बताइए कि वो उस पक्षी का नाम क्या था। प्रोलॉग टू द कंट्री टेल्स बाय जॉफ्री चौसर, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री जॉफ्री चौसर, उनकी जो प्रोलॉग टू द कंट्री टेल्स हैं वो भी बैलेड ही हैं। तो गाइस ये था ऑल अबाउट बैलेड के बारे में। लगभग मैंने सारा कुछ बता दिया, अब तो कुछ चीज़ छूटी हुई नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की वीडियो से जुड़ने के लिए। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये हमारी क्लास नंबर 5th थी। कल हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 6 जिसके अंदर बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे, हमारी एक और प्लेलिस्ट बन जाएगी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। अपने जो भी आपके सजेशंस है, कुछ सुझाव आप देना चाहते हो, अच्छे बुरे जो भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।